हेलो एवरीवन। मेरा नाम विभूति है एंड आज हम HCI का ट्यूटोरियल ले रहे हैं मीरो के ऊपर। इसमें जो भी टूल्स होते हैं या आप इसे कैसे अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपको कोई प्रोटोटाइप बनाना है या आपको कोई डिज़ाइन बनाना है या आप किसी भी टीम के मेंबर हो एंड आपको कोई प्रोफेशनल काम करना है, तो मीरो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है ये हम देखेंगे। तो बेसिकली मीरो सबसे पहले है क्या एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है रियल लाइफ में, पहले ये पढ़ते हैं। तो ये ना एक ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल है। ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल मतलब कि स्पेसिफिकली अगर आप अलग अलग जगहों पे लोग रह रहे हैं एंड आपको एक ही बोर्ड पे एक ही काम करना है, एक ही डिज़ाइन पे, या आपको कोई अपना मैनेजर, आप एज अ मैनेजर कहीं काम करते हैं ना, आपको कोई इवेंट प्लान करना है, आपको उसकी डिटेल्स रखनी है, कोई फ्लो चार्ट बनाने हैं, कोई डायग्राम बनाने हैं, ये सब चीज़ें आप मीरो पे कर सकते हो। ऑल्सो वो क्या हेल्प करता है ब्रेनस्टॉर्म करने में, क्योंकि आप अगर किसी एक बोर्ड पे काम कर रहे हो तो आप वो बोर्ड काफ़ी और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बाकी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, तो वो अपना इनपुट दे सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सबका अपना अपना से आ जाता है एक ही बोर्ड पे। तो हेल्प होता है कि हम कैसे अपने डिज़ाइन को, क्या चीज़ को हम बेटर कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्म करने में, प्लान करने में, डिज़ाइन करने में ऑन अ शेयर्ड डिजिटल वाइट बोर्ड। ये तो है ही। एक तो बाद में हम थोड़ी इमेजेस देखेंगे मीरो की एक्चुअल में, या आप अगर सर्च भी करो ऑनलाइन मीरो जाके तो एक बेसिक वाइट बोर्ड आपके सामने आ जाता है, साइड में टूल्स होते हैं, साइड बार होता है, बेसिक स्ट्रक्चर या टेम्पलेट एक मीरो का वही होता है। उसके बाद इट्स यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग आइडियाज़ विजुअलाइज करने के लिए। आपके पास अगर कोई स्टार्टअप आइडिया है, आपको कुछ बनाना है, आपको कोई इवेंट प्लान करना है, आपको यहाँ अपना टाइम टेबल ही बनाना है। मान लो एज अ स्टूडेंट आपको देखना है कि मेरी ये क्लासेस हैं और मेरे को एक टाइम टेबल चाहिए, मेरे को इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो वो भी आप मीरो पे कर सकते हो। आप अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे विजुअलाइज कर पाओ, ढंग से फ्लो बना पाओ उसका, ये सारी चीज़ें मीरो आपको हेल्प करता है करने में। अपना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करने में, आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, टीम है बहुत बड़ी 15-20 लोगों की, या छोटी टीम भी है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट भी हो तब भी आप इस मीरो को यूज़ कर सकते हो अपना काम ऑर्गेनाइज करने में और साथ में काम करने में। दूसरे लोगों के साथ शेयर कर लो अपना बोर्ड, और ये सब चीज़ें रियल टाइम में होती हैं। मतलब एक ही इंसान सेम बोर्ड पे अगर वो शेयर करता है लिंक उस बोर्ड का अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी उस बोर्ड पे काम कर सकते हैं और वो भी उस बोर्ड पे काम कर सकता है, तो सब मिलके एक साथ अपने आइडियाज़ पुट इन कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम लोग वर्क फ्लोज चेक कर सकते हैं और अजाइल प्रोसेसेस, लाइक बहुत मुश्किल अगर कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत टीडियस वर्क है कोई, तो उसका वर्क फ्लो भी बनाना है आपको, ये सब में हेल्प करता है। और फिर माइंड मैप बनाने में हेल्प करता है, माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं बेसिकली? माइंड मैप्स में अगर क्या कहते हैं, अगर आपको कोई इवेंट प्लान करना है तो आप सोचोगे एक बार आँख बंद करके या 2 मिनट चुप रह के कि मेरे को इवेंट प्लान करना है, तो मेरे को अब इसको कांटेक्ट करना है, इसको कांटेक्ट करना है, बजट ऐसे निकालना है, मेरे को टाइमलाइन ऐसे बनानी है, इस इंसान से, कोई वेंडर है कोई, उसको कांटेक्ट करना है, उससे सारे सर्विसेज लेनी है, प्रोडक्ट्स लेना है। ये सारा आपके दिमाग में अगर बन गया मैप, आपको कहीं उसको विजुअलाइज करना है अपने सामने, तो आप मीरो यूज़ कर सकते हो, मीरो के टूल्स यूज़ कर सकते हो उसको बनाने के लिए। ठीक है। क्या और क्या रहता है कि ना मीरो में अपने टेम्पलेट्स भी होते हैं बहुत सारे, जो कि आप बने बनाए यूज़ कर सकते हो। एक बहुत फेमस टेम्पलेट जो है वो कैनबैन बोर्ड्स का होता है। कैनबैन बोर्ड्स क्या होते हैं ना कि जैसे एक बोर्ड होता है, उसके अंदर 3 बेसिक कॉलम्स होते हैं। बेसिक टेम्पलेट बता रही हूँ कैनबैन बोर्ड का क्या होता है कि एक तो टू डू होता है उसमें कॉलम, एक इन प्रोग्रेस होता है और एक डन हो गया। तो अगर आपके पास टीम है कोई, ठीक है, बहुत 20 लोगों की, तो आपने ना टीम A B C बहुत सारी हैं। अब ये मेरा कॉलम जो है वो टू डू का है और ये मेरा जो कॉलम है वो इन प्रोग्रेस का है, ठीक है, और ये मेरा जो कॉलम है वो डन का है। तो अब मैं कोई भी एक्टिविटी है, मैं इधर लिख दूँगी टीम A को ये एक्टिविटी करनी है टू डू, और यहाँ टीम C ऑलरेडी कोई एक एक्टिविटी 2 मान लो कर चुका है ऑलरेडी, तो मैं डन में डाल दूँगी। और यही शीट, यही कैनबैन बोर्ड का लिंक मैं अपने सारे टीममेट्स के साथ शेयर कर दूँगी जो भी टीम A B C D में है, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि दूसरी टीम्स ने क्या क्या काम किया है और उन्होंने क्या क्या काम किया है और उन्हें क्या काम असाइंड है, कब डेडलाइंस है, सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स होते हैं। ये एक बेसिक कैनवैन बोर्ड एग्जांपल दिया टेम्पलेट का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं आपको उधर। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे DBMS या डेटाबेस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ के आया है तो उसको पता होगा कि ER डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने के लिए, ताकि हम अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप या कोई भी हम कुछ बना रहे हैं उसका फ्लो देख पाएँ, हम उसमें क्या कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो देख पाएँ, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं हमारे बटन्स के, तो उसके भी टेम्पलेट्स बने बनाए आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
दूसरा पॉइंट है कि इट एड्स इन अलाइनिंग टीम गोल्स, कि टीम का गोल क्या है। आपका कोई कंपनी आप नहीं बनाते हो तो बेसिक 2-3 गोल्स होते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट इस महीने तक करना है, ये हमें इतने प्रोडक्ट्स इतने बेचने हैं, और ये वाली यूज़र की नीड्स हैं जो हमें फुलफ़िल करनी है किसी भी हालत में। तो ये टीम गोल्स होते हैं। इनको आप विजुअली कोई मैप्स में बना सकते हो, और फिर उनके लिए आप एक्शन प्लान भी बना सकते हो कि ये 3 अगर मेरे गोल हैं तो ये जो गोल है इसको मैं ऐसे बांट दो फ्लो चार्ट्स में या ब्लॉक्स में, स्ट्रीम्स में, कि ऐसे करना है मुझे। अब रोड मैप्स भी हो गए, टाइमलाइंस भी हो गई, ये सब आप बना सकते हो मीरो से, ठीक है। मीरो इज़ यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग कस्टमर जर्नी मैप्स, कि अब आपका कोई कस्टमर है आपके साथ स्टार्टिंग से रहा है या कहीं बीच में भी आपकी कंपनी से उसने प्रोडक्ट लेने शुरू किए, तो आप उसका जर्नी मैप बना सकते हो। या फिर पहले से ही अगर आपका कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में ही क्यों नहीं है, आपने अगर उसको टेस्ट करने के लिए कुछ यूज़र्स को दे दिया, तो उनका, क्योंकि कस्टमर जर्नी मैप बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप देख पाओ कि वो क्या क्या ख़रीद रहे हैं, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें आप स्टार्टिंग से देख पाओ, ताकि जब आप एक्चुअल में अपनी वेबसाइट या ऐप डिप्लॉय करोगे, रिलीज़ करोगे, तब आपको पता हो कि किन एस्पेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। उसके लिए भी जर्नी मैप्स, कस्टमर जर्नी मैप्स इंपॉर्टेंट होता है बनाने। और पर्सोनास भी। पर्सोनास क्या होते हैं कि जब आप कुछ डिज़ाइन करना शुरू करते हो तो आप अपने कस्टमर के पर्सोनास बना लेते हो, कि पहले तो आप डिसाइड करोगे कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस मेरे उन प्रोडक्ट्स की क्या है। फिर आप उनका पर्सोना बना लोगे कि अगर कोई आपका कोई मान लो टारगेट एक है कि विलेजर्स को आपको किसी रूरल एरिया के टारगेट करना है, तो हम एक फ़ोटो लगाएंगे, हम उनका नाम लेंगे, हम उनका एज लेंगे, उस कस्टमर का, वो क्या करते हैं और क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उस प्रॉब्लम को हमारा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हो रही है आखिर में सॉल्व या नहीं हो रही, या उसमें भी कोई लूप होल्स रह रहे हैं। ये सब जो है ना, वो आप मीरो में अपने मैप्स बना सकते हो, पर्सोनास बना सकते हो, और इससे हेल्प हो जाती है विजुअलाइज करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज़र्स कैन ईजिली गैदर एंड ऑर्गेनाइज रिसर्च और यूज़र इंसाइट्स। अगर कोई आप अपना कुछ बनाना चाह रहे हो, कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े ऑनलाइन, अब आपको उनको क्लब करना है और उसकी जो सही पॉइंट्स हैं जो आपको यूज़फुल लग रहे हैं उनको कहीं आपको एक साथ रखना है, कहीं पे आपको उनको स्टोर करना है। और ऐसे स्टोर करना है कि आप जब पढ़ो उस पेज पे वापस जाओ तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और यही मेरे को गो थ्रू करना है, इन्हीं पे मुझे फोकस करना है। तो मीरो पे आप ऐसे भी टेम्पलेट ढूंढ सकते हो जो आपको यही सब करने में हेल्प करें। तो हम अभी बात ही कर रहे थे मीरो टेम्पलेट्स की। तो अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं जो मीरो पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और एक चीज़ हम अभी आगे भी जाके पढ़ेंगे, एक टर्म आता है मीरोवर्स करके। तो मीरोवर्स क्या होता है ना, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मीरो यूज़ करते हैं, एक्चुअली बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो वो भी जो अपना काम करते हैं ना, तो काइंड ऑफ वो एक अपना टेम्पलेट मीरो में छोड़ देते हैं कि ये वाले टेम्पलेट्स जो हैं वो और यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई प्राइवेट टेम्पलेट्स जो गए, जो XYZ किसी इंसान ने कहीं, मैं अभी इंडिया में बैठी हूँ, कहीं USA में कोई बंदे ने कोई टेम्पलेट डाल दिया मीरो पे, तो मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ, रादर दैन जस्ट जो मीरो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है टेम्पलेट्स अपने, मैं और इंडिविजुअल्स के भी यूज़ कर सकती हूँ। उसको हम ना मीरोवर्स के टर्म से जानते हैं। कमिंग बैक टू मीरो, कौन से टेम्पलेट्स हमें देता है, मेनली ये होते हैं मीटिंग्स एंड वर्कशॉप्स के लिए हो गए, आइडिएशन के लिए हो गए, रिसर्च एंड डिज़ाइन के लिए हो गए, अब वर्क फ्लोज के लिए हो गए, प्लानिंग के लिए या स्ट्रैटेजाइज करना है आपको कुछ, उसके लिए हो गए। उसके बाद डायग्राम हो गए, डायग्रामिंग, मैपिंग, प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड्स, PPTs, ये सब आप मीरो पे बना सकते हो, ठीक है। अब मीरो में सिर्फ टेम्पलेट्स तो नहीं होंगे, आपने कोई टेम्पलेट खोल लिया, यहाँ पे कोई टेम्पलेट आ रहा है आपके पास, मान लो कैनबान बोर्ड का, क्योंकि अभी हमने ढंग से उसे डिस्कस भी किया है, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट आ गया आपके पास। अब उस टेम्पलेट में आप भी तो अपने एडिट्स करोगे ना, वो तो कस्टमाइज़ करना पड़ेगा आपको अपने यूजेज के हिसाब से। तो अब बहुत सारे ना टूल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला टूल जो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये फ़ोटो में, ये है क्रिएट विद AI। तो आप इसमें क्या होगा, आप AI की हेल्प लेके अपने जो भी आपका टेम्पलेट है उसके अंदर एडिशंस, डिलीशंस, एडिट्स, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देना है AI को एंड वो आधा काम आपके लिए वहीं पे कर देगा। फिर सिलेक्ट टूल तो सबको पता है क्या होता है, कि कोई भी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट टूल यूज़ करोगे उसके लिए। फिर टेम्पलेट्स हमने अभी डिस्कस किया, तो ये जो बटन है थर्ड वाला, ये टेम्पलेट्स के लिए होता है, ठीक है।
ये वाला बटन है आपका, ये टेक्स्ट के लिए होता है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपको, टेक्स्ट डालना है कहीं भी, उसके लिए होता है। ये शेप्स एंड लाइंस के लिए हो गया आपका। ये स्टिकी नोट्स के लिए होता है ये वाला, ठीक है। स्टिकी नोट्स आपको कहीं डालना हो अपने बोर्ड में तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपका पेन का बटन हो गया, पेन टूल हो गया। ये आपका फ्रेम का टूल हो गया, आपको अलग अलग फ्रेम चाहिए कोई अपने मीरो बोर्ड में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आपको कोई स्टिकर, इमोजी, GIF अलग से डालना है तो मीरो के अपने बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं, GIFs होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी अगर आपको कोई इमेज या कुछ अपलोड करना है, वीडियो, ऐसा कुछ भी इधर, तो वो भी ऑप्शन रहता है कि इमेज अपलोड का अलग से टूल, मीडिया एंड इंटीग्रेशन का टूल ये होता है, वो यूज़ कर सकते हो आप कुछ भी अपलोड करने के लिए। फिर जो आपके टीममेट्स हैं या जो भी प्रोफेशनल जिनका भी ओपिनियन आप लेना चाहते हो तो वो अपने कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बट पहले आपको शेयर करना पड़ेगा अपना लिंक जो भी बोर्ड पे आप काम कर रहे हो उसका, एंड फिर वो कमेंट कर सकते हैं, आप उन्हें एक्सेस दोगे तो। फिर अंडू और रीडू का बटन होता है कि कुछ गलत कर दिया, आपको अंडू करना है, रीडू करना है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप कुछ भी बनाना चाहते हो, आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस के बारे में काम करना चाहते हो, आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीज़ आती है ब्रेनस्टॉर्म करना। अगर आपको ये भी, अगर आप 10th क्लास में हो और आपको डिसाइड करना है ना कि आपको 11th में क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, उसके लिए भी आपको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी चीज़ है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, मे बी टर्म अब आपने जब थोड़े टाइम पहले सुनी हो, अभी सुनी हो, बट ये बहुत पहले से करते आ रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है। क्रिएटिव प्रोसेस तो देखो होगा क्योंकि हमारा दिमाग खुल रहा है, हमें इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे, हम इतनी सारी चीज़ें रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, उन चीज़ों में घुसेंगे, उनका मतलब जानेंगे, तो वो क्रिएटिव प्रोसेस अपने आप बन जाता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, हम जैसे लोग, कोई भी, आप, मैं, हम लोग जनरेट करते हैं या शेयर करते हैं आइडियाज़ को फ्रीली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और स्पार्क इनोवेशन। क्यों करते हैं? दो चीज़ें करने के लिए, या तो कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो, कोई लूप होल दिख रहा है आपको रियल लाइफ में जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो, उसके लिए मे बी आप कुछ नया रिलीज़ करना चाहो, कुछ डिप्लॉय करना चाहो, कुछ इन्वेंट करना चाहो, या फिर इनोवेशन स्पार्क करने के लिए कोई नया आइडिया आ गया एकदम से आपके पास, इनोवेशन करनी है आपको, कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो टू स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग इन मीरो स्पेसिफिकली, पहले तो हमने ब्रेनस्टॉर्म देखा, ब्रेनस्टॉर्म करना होता क्या है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मीरो कैसे हेल्प कर रहा है हमें ब्रेनस्टॉर्म करने में, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, क्रिएट अ न्यू बोर्ड, कोई भी खाली टेम्पलेट ले लो, फिर उसमें स्टिकी नोट्स ऐड करो। स्टिकी नोट्स मैंने बताया था भी यूज़ कर सकते हो आप मीरो पे, हर आइडिया के लिए अब स्टिकी नोट यूज़ कर लो, ठीक है। इनवाइट योर टीम मेम्बर्स टू ज्वाइन, और वो भी फिर कंट्रीब्यूट करे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सब, ठीक है। और ये चीज़ अगेन ये एक रियल टाइम में हो सकती है, तो अगर 4-5 लोग भी आपकी टीम में, तो वो साथ में बोर्ड में अपनी अपनी चीज़ें कमेंट ऐड करते रहें या अपना कुछ एडिट डाल करते रहें बोर्ड में। आपको ग्लिच नहीं फेस करना पड़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कर सकते हैं एक साथ। तो आप इन सब ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, माइंड मैप यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, वोटिंग टूल्स यूज़ कर सकते हो कि अगर 3 मैनेजर्स हैं, उनके पास 3 इवेंट के प्लान्स हैं कि ये प्लान बेटर है, ये प्लान बेटर है, या ये प्लान बेटर है, कोई भी हो सकता है, तो वो पोल डाल देंगे कि बाकी जो भी टीम है उनके अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं या उनके कोई सुपीरियर हैं, है ना, उनके साथ पोल डाल देंगे कि मीरो पे कि अब यू गाइस कैन डिसाइड कौन सा सबसे बेस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में क्या बात करी थी, माइंड मैप्स की, यूज़ माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स एंड वोटिंग टूल्स। तो अभी हम यही माइंड मैप्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो मीरो में कैसे बना सकते हो आप, ठीक है। पहले तो माइंड मैप होता क्या है, बेसिक एक बार पढ़ लेते हैं। विजुअल टूल है जो हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को अराउंड एक आइडिया है आपका कोई जिससे आपने स्टार्ट किया, अब उसके अराउंड आपका माइंड मैप बनेगा, आपकी एरोज निकलेंगी, आपके रिलेशंस निकलेंगे हर जगह से, और फिर उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, ब्रांचेस होंगी, ठीक है। ये सारे हैं, कोई कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हो आप बेसिकली, तो वो आपका माइंड मैप में आ जाता है। जैसे अभी हम राइट में देख रहे हैं, ये एक इमेज है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला हमारा जहाँ से माइंड मैप शुरू हो रहा है वो क्या है, करंट ऑब्जेक्टिव्स, कि मेन गोल्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस टीम के। अब हमने उनको अलग अलग बांट दिया है कि हमें पहले तो ऑन बोर्ड करना है लोगों को,
ठीक है। दूसरा, हमें यूएक्स पे वर्क करना है अपने काम के। फिर हमें कन्वर्जन टू पेड सब्सक्राइबर देखने हैं कि कितने हो रहे हैं। फिर हमें डेटा एंट्री भी देखनी है। फिर डेटा एंट्री के अपने ब्रांचेस निकल रहे हैं कि ये करना है या ये करना है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं अपने। तो ये सारा एक माइंड मैप बोल सकते हो आप, है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे कि माइंड मैप क्या होता है, ठीक है। मान लो कि आप कोई मैनेजर हो किसी कंपनी के, और आपको बोला है कि नया हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अब तुम्हें लॉन्च के लिए, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए तैयारी करनी है, इवेंट प्लान करना है, जैसे जैसे करो तुम, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया मेरा क्या है इसके अंदर कि मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हमारा जो सबसे पहला नोड होगा वो यही होगा, प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ठीक है। अब कुछ भी आपको इवेंट प्लान करना है, कोई लॉन्च करना है, तो उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप अगर मैनेजर होगे तो आपको पता होगा कि वो क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। मान लो कि आपको सोशल मीडिया देखना है, आपको मार्केट देखनी है, आपको क्या कहते हैं बजट देखना है, क्या क्या देखना है। तो अभी हम 4 मेन एरियाज़ लेंगे कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च लिखा इधर, प्रोडक्ट लॉन्च, और अब मैंने 4 इसके एरोज़ बना दिए, ठीक है। अब ये मेरा आ गया यहाँ पे मार्केटिंग, ये मेरा आ गया डिज़ाइन, ये मेरा आ गया बजट, और ये मेरा आ गया टाइमलाइन, ठीक है। ये 4 मेरे प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, वो के पार्ट हो गए मेन। अब उसके बाद इन ब्रांचेस को भी आप और खोलोगे मतलब कि मार्केटिंग में आप जैसे देख सकते हो कि सोशल मीडिया देखना है, आपको ईमेल कैंपेनिंग करनी है कि जो जो लोग आ रहे हैं आपको इनवाइट करना है, इन्फ्लुएंसर्स को या प्रोफेशनल जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको, एमएनसीज़ के लोग को, किसी को भी, या एड्स निकालनी है आपको, अब रेडियो पे निकालनी है या आपको टीवीज़ पे चाहिए, कैसी ऐड चाहिए, न्यूज़पेपर में चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर डिज़ाइन के अलग एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। अब इन्हीं जो ये भी जो सोशल मीडिया, ईमेल कैंपेनिंग, एड्स हो गए, इनमें भी और अपने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब का एक माइंड मैप बनाना, ये आप मीरो पे काफ़ी ईजिली कर सकते हो, क्योंकि इसके जो टूल्स हैं, इसके जो टेम्पलेट्स हैं, वो रेडिली अवेलेबल हैं आपके हाथों में। आपको जस्ट अपनी जो आपका स्पेसिफिक, आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो डालनी पड़ती हैं, या थोड़े ट्वीक्स करने पड़ते हैं। या अगर आपका बहुत ही अलग कोई प्रोजेक्ट है तो वो आपको शायद ज़्यादा एडिट्स मांगेगा, बट माइंड मैप आप इजीली मीरो से बना सकते हो। उसमें अलग अलग के कलर्स ऐड करो, आइकन्स ऐड करो, ताकि वो विजुअली प्लीजिंग लगे, या फिर देखते ही समझ आ जाए इंसान को कि अच्छा अब मैंने ये कर लिया, अब मेरे को ये भी करना है, इस पर भी बात करनी है, इसको भी टैकल करना है, ऐसे करके। ओके, तो अब हम मेंटल मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेंटल मॉडल और इसके बाद कॉन्सेप्चुअल मॉडल, और दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगी एचसीआई में दोनों का सिग्निफिकेंस अपना अपना क्या है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मीरो में हम कैसे ये दोनों मॉडल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मेंटल मॉडल पहले है क्या, एक ये रिप्रेजेंटेशन है या कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड। वी मतलब कि कौन, जैसे हम हो गए, हमने बनाना शुरू किया एज डिज़ाइनर्स, हमने बनाना शुरू किया कोई अपना ऐप या वेबसाइट, तो क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, कैसे वो जाएगा, उसका टाइमलाइन क्या है, उसका फ़्लो क्या है, ये सब हमें एक मेंटल मॉडल बताता है, ठीक है। तो वो हमें गाइड करता है हाउ वी थिंक, मेक प्रिडिक्शंस एंड रिस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन, कि न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और मेनली ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को या आपको अंडरस्टैंड करना है उसमें भी हेल्प करता है। तो मीरो में हम कैसे बना सकते हैं मेंटल मॉडल, और वो कैसे हेल्प करेगा हमें। पहली बात तो विजुअल मैपिंग के थ्रू, दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। ब्रेनस्टॉर्म अलग अकेले नहीं करना, बट टीममेट्स के साथ करना है, अपने कोलैबोरेट करना है आपको लोगों के साथ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, ऑर्गेनाइज करना अपना थॉट्स को, एंड इटरेटिव रिफाइनमेंट, कि बाद में आपने कोई बना दिया अपना प्रोडक्ट, बट आपको बार बार उसे रिफ़ाइन करते रहना होगा। आप मेंटली सोचोगे कि इस स्टेज पे हूँ, इस स्टेज पे जाऊँगा, इस पेज पे हूँ, इस पेज पे जाऊँगा, तो इसमें मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, ट्रांजिशन, एनिमेशन, कुछ भी ऐसा डाल सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, ऐसे। एग्जाम्पल के थ्रू ढंग से समझते हैं। एक तो हमने ये भी बोला था पहले कि मेंटल मॉडल जो होता है हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो हम डिसीजन मेकिंग का एक बार एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो पहले आई वांट कि ये जो पिक्चर है राइट में, उस पर आप फोकस करो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा एक डायमंड शेप में दिख रहा होगा ना, तो ये डबल डायमंड होता है, ठीक है। ये थोड़ी थ्योरी है, टर्म है जो हम यूज़ करते हैं एचसीआई में। तो पहले मेंटल मॉडल कैसे बनता है ना, कि पहले वो बोलता है कि डिज़ाइन द राइट थिंग। डिज़ाइन द राइट थिंग ये कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं
कि पहले आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, आप प्रॉब्लम डिसाइड कर ली जो आपको सॉल्व करनी है या जिसके लिए आपको नीड्स फुलफिल करनी है अपने यूज़र्स की। फिर प्रॉब्लम आपने डिसाइड कर ली, उसके बाद क्या, आप रिसर्च करोगे उसके बारे में, आप डिस्कवर करोगे नई चीज़ें या आप एक्सप्लोर करोगे उसको, ठीक है। डिस्कवर क्या करोगे, डिस्कवर से क्या मतलब है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसके आप अंदर घुसोगे, आप देखोगे उसकी इंटीग्रिटीज़, छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, कौन से एस्पेक्ट्स लोगों ने कवर किए हुए हैं, कौन से एस्पेक्ट्स ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, कौन से नहीं है जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। या फिर स्कोप डाउन द फोकस, मतलब कि आपने कोई बहुत ब्रॉड पार्ट ऑफ सोसाइटी देखा कि इसमें इशू है, ठीक है, उसमें आपने उसके बारे में आपने सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली। मान लो कि कूड़ा बहुत इकट्ठा हो रहा है किसी एरिया में और ऐसी चीज़ें आपको अलग अलग जगहों में पैटर्न वाइज दिख रहा है, ठीक है। आप बस ये नहीं देख सकते कि ये प्रॉब्लम है, अच्छा चलो मैं ये सॉल्व करूँगा, ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, ये सब आपको अंदर घुस के देखना पड़ेगा सब कुछ, और आप अपना फोकस आपको एक लेना पड़ेगा एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, ये गोल है जो मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम को फिर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आप डिज़ाइन करोगे अपने जो भी आपका सल्यूशन है, अगर वो एज सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई आइडिया ही है, उसको आप डिज़ाइन करोगे, डेवलप करोगे, टेस्टिंग करोगे, फिर आप डिलीवर करोगे, और फिर आप सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि आप सुनोगे कि जो आपने अगर कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, कोई जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कोई, तो यूज़र्स उसको देखकर उसको यूज़ करके कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है, वो सब लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सोल्यूशन निकल के आएगा। ओके, तो पहला एस्पेक्ट क्या होता है मेंटल मॉडल का, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जो कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा। तो की इशू डिफाइन करो, चैलेंज देखो जो आपको एड्रेस करना है या नहीं करना है। मान लो आपका कोई एग्जांपल है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कोई शेयर में इन्वेस्ट करना है, कुछ करना है। पहली तो बात आएगी कि मेरे को करना भी है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में या नहीं करना है। अब आप डिसीजन कैसे लोगे, हाँ या ना का, पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे कि ये कंपनी है कैसी, पहले कैसे चल रहे थे इसके स्टॉक, अब कैसे चल रहे हैं, ये सब आप जानने का ट्राई करोगे। आप मार्केट ट्रेंड्स देखोगे, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से क्या ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे जाके काम करेंगे या इनकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी कोई, जिसकी वजह से शायद कंपनी के स्टॉक गिर जाए या इसकी वैल्यू मार्केट में गिर जाए, ये सब चेक करोगे। तो आप डेटा कलेक्ट करोगे, फैक्ट्स देखोगे, पर्सपेक्टिव सुनोगे, प्रोफेशनल ओपिनियन लोगे लोगों का, ठीक है। फिर अब हम जो एग्जांपल जो केस ले रहे थे, पहले तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में हमारा आया एग्जांपल कि शुड आई इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट, ठीक है। फिर मैं देखूंगी कि पोटेंशियल रिस्क या रिटर्न क्या है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अब थर्ड स्टेज क्या आ जाता है, आप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करोगे अपनी अलग अलग। जो हम अभी केस ले रहे हैं उसमें कुछ ही ऑप्शंस हैं, या तो आप पूरी तरीके से इन्वेस्ट करो, या पार्शली करो, या फिर आप करो ही मत, है ना। तो अपनी ऑप्शंस देखो कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम में, इस प्रोजेक्ट में, तो अब मेरे को इनमें से कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। फिर आप इन तीनों जो ऑप्शंस हैं उनके भी जो आउटकम होंगे उनको चेक करोगे कि क्या रहेंगे आउटकम, कि अगर मैं पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर देता हूँ तो क्या क्या आउटकम हो सकता है, मैं कितना रिस्क उठा रहा हूँ, मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, कितना लॉस में जा सकता हूँ, कितना प्रॉफिट में जा सकता हूँ, ये सब आप इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। असेसिंग द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन। तो हमारे केस में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट हैपन्स इफ द प्रोजेक्ट सक्सीड्स और फेल। अगर प्रोजेक्ट सक्सीड हुआ तो क्या होगा, अगर फेल हुआ तो क्या होगा, दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मेकिंग द डिसीजन। आपको डिसीजन लेना है। अब आपने सब कर लिया, आपने चेक कर लिए ऑप्शंस, आपने ऑप्शन के भी ऑप्शन चेक कर लिए कैसे रहेंगे, आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देख ली, अब आपने पूरा रिसर्च भी कर लिया, सब कर लिया, अब आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो हमारे केस में अगर हम मान लें हमने ऑप्शन 1 लिया कि इन्वेस्ट फुली इफ़ द पोटेंशियल रिटर्न आउटवेज द रिस्क, मतलब जो भी हमारा रिटर्न आएगा हमें बाद में, जो पोटेंशियल है, हमें नहीं पता पक्का आएगा नहीं, बट अगर वो पोटेंशियल आउटकम जो रिटर्न है हमारा वो रिस्क से ज़्यादा है, अगर हम रिस्क ले रहे हैं, रिस्क में हमारा लॉस हो में भी, बट अगर रिटर्न आया हमें तो वो बहुत ज़्यादा रहेगा रिस्क से, तो फिर हम चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन 1, ठीक है। फिर हम एक्शन लेंगे कि अरे हम अब क्या करें, डिसाइड कर लेते हैं। तो हम डिसाइड करने में क्या करेंगे, हमने चूज़ किया था ऑप्शन 1, है ना, तो हमने इनिशिएट कर दी इन्वेस्टमेंट और एलोकेट कर दिए रिसोर्सेज उस तरफ,
और फिर हम रिव्यू करेंगे। अब हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में कैसे चल रहा है, सब हमारे पैसे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, ये सब चीज़ों का आप रिव्यू करोगे और उनसे सीख भी लोगे कि अब मेरे को ऐसी ऐसी कंपनी में मे भी इन्वेस्ट करना है, या ऐसी में नहीं करना है, या इतना करना है, इस टाइम पे करना है, ये सब चीज़ें। तो क्या प्रोजेक्ट ने हमारी एक्सपेक्टेशन मीट की थी वो, या फिर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगली बार, ये रिव्यू एंड लर्न में आ जाता है सब कुछ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि 2 मॉडल्स हैं, मेंटल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल। मेंटल मॉडल हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल पे आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ना थोड़ा सादा, आपको थोड़ा टर्म हैवी लग सकता है क्योंकि थोड़े नए टर्म्स आएंगे अभी, या उनकी डेफिनेशंस आएंगी, बट ये भी मेंटल मॉडल की तरह ही है। ये इसका भी अपना एक फ़्लो है, इसका भी अपना एक चलने का तरीका है, और इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो एक बार समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग क्या होती है? ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस। जो ये वर्ड्स हैं अभी शायद हैवी लग रहे होंगे, आगे जब हम टर्म पढ़ेंगे ना स्पेसिफिक, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था। क्या रिप्रेजेंटेशंस, किसकी रिप्रेजेंटेशंस ले रहे हैं हम? कोई सिस्टम हो गया, कोई प्रोसेस हो गया, या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसकी रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग जब हम बनाते हैं ना, और एक ही बोर्ड पर डाल देते हैं, और उनके बीच का रिलेशन देखेंगे कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये होगा तो ये आएगा, ये सब आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल में देखते हो। ठीक है, और हम करते क्यों हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते क्यों हैं? ताकि हम समझ पाएँ, हम बता पाएँ, या फिर हम एनालाइज़ कर पाएँ चीज़ों को। हमारा जो भी, हम अगर कोई पेज बनाना चाहते हैं, उसका होम पेज होगा, उसका अपना मैसेजिंग पेज होगा, या कोई फीड होगी उसकी अपनी, तो अगर मैं इस बटन पे दबाती हूँ तो मैं इधर पहुँचूँगी, या इधर दबाऊँगी तो इधर पहुँचूँगी, ये इधर मैंने लिखा तो ये मेरे को इस पेज पे ले जाएगा। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपको सोचनी है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल में आ जाती हैं। ठीक है, और ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल मॉडल की, ये कहाँ यूज़ होती है ज़्यादातर? डेटा साइंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बिजनेस एनालिसिस में, और इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो अभी अगर हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम एक लेंगे मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल। पर्टिकुलरली हमारा एक एप्लीकेशन भी होगी, एक केस भी होगा, उसमें देखेंगे टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, पहले तो देखते हैं यूजर्स क्या हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल के। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। क्या मतलब एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है? इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इनटू अंडरस्टैंडेबल मॉडल्स। ये ना हमें क्या करता है, ऐसे ना लाइक चीज़ों को बांट देता है। ठीक है, और उनको बांटने के बाद ना अलग अलग हिस्सों में हमें बता देता है कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, और ये इससे, और ये मे बी अकेला है, ये अलग से इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, अपने आप कर रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, ये सब चीज़ें करता है। तो रफली अगर किसी को समझना है ना कि एक पेज में, या कोई वेबसाइट बनाने में, या कोई ऐप में क्या काम हो रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मॉडल कोई पढ़ेगा ना तो समझ आ जाता है कि अच्छा ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं हमारे ऐप के। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि क्लैरिफाइज रिलेशनशिप्स। अभी रिलेशनशिप्स क्या हैं इसके अंदर? रिलेशनशिप्स ना यही हो जाते हैं कि मान लो आपने अमेज़ॉन की अपनी कोई ऐप खोली, ठीक है, उसमें ऐड टू कार्ट आ रहा है, आपके पास एक बटन, आपने कोई प्रोडक्ट पे दबाया, आपको ख़रीदना है, आपने ऐड टू कार्ट डाल दिया, और वहाँ पे विश लिस्ट का भी बटन है, सारे बटन हैं। तो ऐड टू कार्ट में जैसे ही दबाया, अब वो कार्ट में आपकी खुद ही ऐड हो जाती है, और कार्ट का बटन आपको अलग से ऊपर दे रखा होता है, या कहीं साइड में दे रखा होता है। तो अब आप वो बटन और वो जो कार्ट का बटन है, उसमें कैसे रिलेशनशिप बनाते हो, कैसे आप उसको क्लैरिफाई करते हो, कैसे आप नीटली उसको दिखाते हो? अगर आप विजुअलाइज़ करना चाहते हो ना अपने सामने, तो वो आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल के थ्रू ही करते हो विजुअलाइज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि हाई लेवल ओवरव्यू, कि एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, क्या डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द व्हाट रादर दैन हाउ। हाउ नहीं देखता कि हम कर कैसे रहे हैं, वो ठीक है, वो बैक एंड डेवलपर का, इंजीनियर का काम है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। हमारे सामने अगर कोई यूज़र हमारा कोई प्रोडक्ट यूज़ करेगा, कोई ऐप चलाएगा, उसको अपने सामने क्या दिखेगा? हम बस ये देख रहे हैं अभी, हम ये नहीं देख रहे वो कैसे होने वाला है, वो बात की बात है, वो देख लेंगे। ठीक है, फिर टूल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हो? डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, UML, ER डायग्राम, ये सब। ठीक है, पर्पस क्या होता है? एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही सारे हैं जो ये मेंटल मॉडल के थे। मेंटल मॉडल का पर्पस था, वो इसका भी पर्पस है, सिमिलर है। हाँ, तो कमिंग ओवर टू द कंपोनेंट्स पार्ट, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं?
बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं। एंटिटीज़ हो गए। एंटिटीज़ जैसे कि अगर आपका कोई आपने कोई वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर अमेज़ॉन जैसी ही वेबसाइट ले लो आप, ठीक है, आप चीज़ें बेच रहे हो, उस पे कस्टमर हैं आपके, प्रोडक्ट्स हैं आपके, ऑर्डर हैं। एंटिटी वही हो जाता है कि मेन जो प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या पार्टिसिपेंट्स या मेन जो आपकी ब्रॉडर में चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं, जो टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं आपके ऐप पे, वो क्या हैं। एक तो कस्टमर आएगा आपकी ऐप पे, प्रोडक्ट ख़रीदने आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी एंटिटी हो गई। अब इन्हीं एंटिटीज़ की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? उनका नाम हो सकता है, उनका ईमेल एड्रेस हो सकता है, उनका घर का एड्रेस हो सकता है ना? ये सारे उनके एट्रीब्यूट्स हो गए और बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट के एंटिटी क्या होता है? प्रोडक्ट एज एन एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि प्रोडक्ट की डिटेल्स बताओ, ठीक है, उसके बाद वो किससे बना है, कितने ले सकते हैं हम प्रोडक्ट्स एक टाइम पे, उसकी कितना पैसा, लाइक प्राइस क्या है उसका, है ना, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में आ जाती हैं। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है? प्रोडक्ट आईडी भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ऑर्डर में देख लो, ऑर्डर में अपनी आती कि कब तक ऑर्डर होगा, कौन ऑर्डर करेगा, डिलीवरी पार्टनर कौन होगा, ये सब आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप्स। तो ये कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या है? कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीदता है ना, बाय करता है प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ें क्लियर आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल में करते हो अपनी, ठीक है। और फिर प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं? आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर प्रोसेस होगा आपका, आपने अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो उसकी पेमेंट होगी। तो ये सारे आपके प्रोसेसेस हो जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद और कंपोनेंट्स क्या हैं? कुछ अजम्पशंस हो गई, ठीक है, कि मैंने कोई एड्रेस डाल दिया कोई रैंडम सा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर वो बंदा कैसे, और अगर डिलीवरी पार्टनर पे कैसे करेगा आप डिलीवर? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। वो अजम्पशंस लेते हो आप, कि पिन कोड चेक करते हो, एड्रेस चेक करते हो, ब्लॉक देखते हो, फ्लोर नंबर लेते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर बाउंड्रीज़ होती है कि आप अपना क्या कहते हैं मॉडल में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसे फीचर्स या ऐसे फंक्शंस डाल दो जो कि कोई यूज़र यूज़ ही नहीं करने वाला, तो वो बहुत रिडंडेंट, बहुत बेकार में आपकी स्पेस ले रहे हैं आपके ऐप में, आपके यूज़र के एक्सपीरियंस में, यूज़र के जब वो यूज़र विजुअलाइज़ करेगा आपका ऐप को, देखेगा अपने सामने, तो कुछ ऐसे बटन्स हों या ऐसे कुछ फंक्शंस हो जो बिल्कुल यूजेबल ही नहीं है, या फिर वो कभी यूज़ नहीं करने वाला आगे जाके, उनको हटा देना ही बेटर रहता है। तो बाउंड्रीज़ बनाओ, स्कोप बनाओ अपने मॉडल का, ठीक है। और रूल्स सेट कर लो कि एक टाइम पे जब तक अगर एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर रखा है, जब तक वो डिलीवर नहीं होता दूसरा ऑर्डर वो प्लेस ही नहीं कर सकता। या कुछ और ऐसे रूल्स जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे कि नहीं 500 से ऊपर का ही ऑर्डर प्लेस होगा, उससे कम का ऑर्डर ही नहीं प्लेस होता। कोई भी अपने रूल्स आपको बनाने हैं वो आप पहले से ही कॉन्स्ट्रेंट बना के रखोगे अपने बिजनेस के लिए। अब मेंटल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल में डिफरेंस क्या होता है? तुमने देखा पर्पस भी दोनों का सिमिलर सा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो सेम हो गए? सेम नहीं होते। आप जब कॉन्सेप्चुअल मॉडल देखते हो ना, तो वो डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से बनेगा। डिज़ाइनर को क्या लगता है कि उस डिज़ाइन, उस जो भी वो बना रहा है, इंटरफेस बना रहा है या डिज़ाइन बना रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। यूज़र क्या देखेगा? यूज़र मेंटल मॉडल जब आप बनाओ ना, तो वो आप यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनाओगे कि यूज़र के सामने अगर मेरा ऐप खुलता है अभी के लिए, तो मेरा जो ऐप दिखेगा वो कैसा दिखेगा? वो आप मेंटल मॉडल अगर आप इसको फ्लो चार्ट की तरह बना रहे हो या डायग्राम की तरह बना रहे हो, तो वो आप मेंटल मॉडल यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनाते हो, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल मॉडल वैसे ही डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से बनाते हो। और उसके बीच में जो कॉमन ग्राउंड निकल के आता है ना, वो यूजुअली आपका सोल्यूशन रहता है कि आपका एक्चुअल में इंटरफेस फिर वही बनता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ब्लैंक मीरो बोर्ड ले लिया, एक आपने मीरो खोला, ठीक है, उसमें एक न्यू बोर्ड लिया एंड अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना शुरू कर दिया। आपने की एंटिटीज़ डिफाइन कर ली, हमने पहले ही कर ली थी। प्रोडक्ट था हमारा, एक कस्टमर था, कस्टमर के बाद हमारा एक प्रोडक्ट था, वो पे ऑर्डर था, हाँ, कस्टमर, प्रोडक्ट और ऑर्डर। तो हमने ऑर्डर ले लिया, ठीक है।
अब आपने स्टिकी नोट्स यूज़ कर लिए या अलग अलग शेप्स यूज़ कर लिए इनको लिस्ट करने के लिए, ताकि थोड़ा विजुअली प्लीजिंग लगे, समझ आए इजीली, कोई भी पढ़े उसको बोर्ड को, तो ठीक है। फिर आपने रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई कर लिए कि ये एंटिटीज़ हैं, तो इनके बीच रिलेशनशिप्स क्या हैं, और तुमने उनके एट्रीब्यूट्स डाल दिया। एट्रीब्यूट्स डालना इंपॉर्टेंट होता है, और सारे सही एट्रीब्यूट्स डालना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया है इधर एंटिटी की तरह, बट आपने प्रोडक्ट आईडी नहीं ऐड किया, कस्टमर ऐड किया हुआ एंटिटी की तरह बट कस्टमर आईडी नहीं किया हुआ, आपने नेम नहीं किया हुआ उसका, तो उस एंटिटी का फ़ायदा क्या है रखने का। जब आपको कस्टमर का नाम ही आप नहीं ले रहे हो अपने डेटाबेस में, तो आप यूज़ कैसे करोगे उसको, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना वो कैसे करोगे, एरोज़ या लाइंस यूज़ कर सकते हो आप मीरो में, जो कि आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी अलग अलग एंटिटीज़ को, कि वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे कि ये है, इसमें हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर से रिलेटेड भी है, और प्रोडक्ट जो है वो पेमेंट से रिलेटेड भी है, ठीक है। ऐसे अब एट्रीब्यूट्स भी ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करो, आप स्टिकी नोट्स यूज़ करो, और लिस्ट कर लो अपने एट्रीब्यूट सारे के सारे एंटिटी के लिए। जैसे कस्टमर का नेम ईमेल हो गया, प्रोडक्ट का नेम और प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि आउटलाइनिंग प्रोसेसेस। अब जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि हमने बोला था कि 2 हो रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग और पेमेंट वेरिफिकेशन, बेसिक्स है, ठीक है। उनको कैसे दिखाओगे मीरो में, फ्लो चार्ट की शेप्स देख लो, उनको यूज़ कर लो, ताकि आप जो भी मेन प्रोसेसेस हैं वो दिखा पाओ। फिर अपनी बाउंड्रीज और अजम्पशंस ले लो। तो बाउंड्रीज अजम्पशंस कैसे दिखाओगे, एग्जाम्पल ले रही हूँ, फ्रेम्स यूज़ कर लो। फ्रेम्स हमने देखा था ना, एक बटन आता है ऐसे करके, कुछ थोड़ा सा मेरी ड्राइंग गलत हो सकती है बट ख़राब हो सकती है, गलत नहीं होगी। यूज़ फ्रेम्स टू मार्क द स्कोप ऑफ द मॉडल एंड नोट अजम्पशंस, ठीक है। उसी में आप अजम्पशंस नोट करते रहो कि ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हैं, और जो फंक्शंस जो कर सकता है यूज़र, ये फंक्शंस नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसे करके। फिर आप कोलैबोरेट और रिफ़ाइन करोगे। कोलैबोरेशन ये तो बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट है। ऐसे आएगा कि आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी मॉडल, कोई भी प्रोटोटाइप बना रहे हो, किसी भी टीम में हो या नहीं भी हो टीम में, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कोलैबोरेट करने के लिए, अपना आइडिया देने के लिए, अपना इनपुट देने के लिए, कैसे वो बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसको फिर रिफ़ाइन करो, इम्प्रूव करो उसको, फिर फाइनलाइज़ करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो बन गया है तो एक्सपोर्ट करो, शेयर करो उस मीरो बोर्ड को with your stakeholders for further use और presentation, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। आइए, होता क्या है, पहले तो बेसिक समझते हैं, ठीक है। ये क्या करता है ना, आपको स्ट्रक्चर करने में हेल्प करेगा और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को विद इन कोई एक प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी कंटेंट कैसे कैटेगराइज होता है, या कैसे लेबल होता है, या नेविगेट कैसे होता है, ढूंढा कैसे जाता है, मिलता कैसे है, या लॉजिकल फ्लो क्या होता है उस सब का, वो सारा आपका आईए करता है। तो आईए कैसे कंट्रीब्यूट करता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल में स्पेसिफिकली, क्योंकि आईए कॉन्सेप्चुअल मॉडल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, शेप कर देता है हाउ यूजर्स इंटरैक्ट विद एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन उनको दिख रही है, जो उनके पास स्क्रीन पे ऐप में बना आ रहा है कोई प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट दिख गया उनको। अब प्रोडक्ट को देखकर वो क्या क्या कर सकते हैं, एक तो विश लिस्ट में ऐड करेंगे, या वो फ़ोटो है उसको जूम इन करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कैसे दिखता है, या फिर उसका प्राइस देखेंगे, या नीचे और भी डिटेल्स दे रखी होती है ना प्रोडक्ट की, वो देखेंगे, या रिव्यू वो सेक्शन भी रहता है एक हमेशा, वो देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना उस पेज में। तो आइए क्या करता है ना, वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट देगा। आप आइए में बांटोगे चीज़ों को, कि प्रोडक्ट तो उसने दबा दिया, ठीक है, उसके बाद भी तो और चीज़ें हो सकती हैं बहुत जो कर सकता है यूज़र। तो वो यूज़र कैसे इंटरैक्ट कर रहा है ना आपके इंटरफेस के साथ, वो सब आप आईए में ढंग से समझते हो, ठीक है। तो उसमें हायरार्की भी दिखती है आपको और डेटा फ्लो भी दिखता है। हायरार्की अभी हम देखेंगे क्या मतलब है एग्जैक्टली इसका। तो आईए का आ गया एग्जाम्पल एक, तो कि पहले तो आप स्कोप और अपने गोल्स डिफाइन करोगे, ठीक है। कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना है, बट पर्पस क्या है उसका, यूज़ क्या है उसका, बनाना क्यों चाहते हो। जैसे कि आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब उसका गोल बहुत क्लियर है, ठीक है। आपको एक क्लियर ऑर्गेनाइज लेआउट बनाना है, ताकि जो यूज़र्स हैं वो ईजिली आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे आर्टिकल्स ढूंढ पाएँ अलग अलग टॉपिक्स पे और उनको पढ़ पाएँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिफाइन द स्कोप एंड गोल्स में 2 पार्ट आ जाते हैं। एक तो गोल डिफाइन कर रहे हो और एक ऑडियंस डिफाइन करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, आपके रीडर्स क्या रहेंगे,
रीडर्स क्या टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में, या बिज़नेस के बारे में, या कोई भी और टॉपिक हो गया जो आप डालना चाहो। अब आपने इतना सोच लिया कि आपका गोल क्या है, आखिर में आपको करना क्या है। फिर आप कंटेंट इन्वेंटरी ढूंढोगे। कंटेंट इन्वेंटरी मतलब कि जो बेसिक, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं मान लो, उसी में बात करते हैं, ठीक है। आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, अब आप क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर अपनी वेबसाइट में क्या कहते हैं कंटेंट डाल सकते हो, क्या क्या आर्टिकल्स डाल सकते हो। आप होम से रिलेटेड डाल सकते हो, टेक्नोलॉजी से, लाइफस्टाइल से, बिजनेस से, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो अपनी ब्लॉग वेबसाइट में। तो अब आप सिलेक्ट कर लोगे कि ये कैटेगरीज़ हैं और इनकी ये वाली स्पेसिफिक सब कैटेगरीज़ हैं जिनको हम दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो वो आपको सारा कंटेंट गैदर करना पड़ेगा और फिर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो कि मेरे को कौन सी कैटेगरी, कौन सी सब कैटेगरी कैसे यूज़ करनी है, कैसे दिखानी है अपनी ऑडियंस को। उसके बाद आप मीरो खोलोगे और अपना आपने बोर्ड बना लिया, न्यू नेम दे दिया उसको, ब्लॉग वेबसाइट इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जैसे भी ठीक लगे। स्टिकी नोट्स यूज़ कर लिए, शेप्स यूज़ कर लिए। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के सीधा टेम्पलेट्स भी होते हैं मीरो पे, तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, आप उनमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो सीधा, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हायरार्की स्ट्रक्चर में आ जाती है। हायरार्की स्ट्रक्चर मतलब कि क्या हुआ, अब जैसे मैंने कोई वेबसाइट खोली, उसका होम पेज था, ठीक है। उसका होम पेज मुझे अलग अलग पेजेस, होम पेज पे मैंने अगर लोगो वोगो देखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि वुमेन सेक्शन है, मेन सेक्शन है, किड्स सेक्शन है, ठीक है, ओल्डरली है, ऐसे करके अलग अलग। अब ये मेरा जो हो गया ना, वो मेरा टॉप लेवल पेज में मैं बोल सकती हूँ है, ठीक है, कि खोलते ही यूज़र को यही दिखेगा। उसके बाद अगर मैं वुमेन सेक्शन पे स्पेसिफिकली जाऊँ ना, तो वुमेन सेक्शन पे जब मैं चली जाऊँगी, जो दूसरा पेज खुलेगा उसको मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा एक सब पेज हो गया, तो जैसे मान लो हम जो ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहे थे, उसके अंदर एग्जांपल क्या है टॉप लेवल पेजेस का, कि हमने होम देखा, हमने उधर टेक्नोलॉजी लिखा देखा, लाइफस्टाइल लिखा देखा, बिजनेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये सारे ऑप्शंस देख लिए। फिर हमने सब पेजेस ऐड कर दिए। मान लो कि हमने टेक्नोलॉजी में न्यूज़ ऐड करी, ट्यूटोरियल और रिव्यू, तो ये मेरे सब पेजेस कहलाएंगे, और जो ऊपर वाले थे वो टॉप लेवल पेजेस। और फिर मैं कनेक्टर्स ऐड कर दूँगी बीच बीच में, कि लाइनें डाल दी ताकि रिलेशनशिप दिखे मेरे को टॉप लेवल पेज और सब पेजेस के बीच का, ठीक है। उसके बाद आता है अगला स्टेप, ऐड लेबल्स एंड डिस्क्रिप्शंस। तो लेबल्स क्या होते हैं ना, कि पहले तो लेबल्स आप स्टिकी नोट यूज़ करके या कोई शेप देकर, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करके डाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शनली अगर आपको कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालनी है कि मेरे कोई स्पेसिफिक टॉप लेवल पेज या सब पेजेस के बारे में आप लिखना चाहते हो कुछ, तो उसके लिए भी आप स्टिकी नोट यूज़ करो, उसमें डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हो आप, ठीक है। जैसे ट्यूटोरियल्स अगर है मेरा टेक्नोलॉजी के अंडर एक सब पेज, तो उसके अंदर मेरे को अगर डालना है गाइड्स एंड हाउ टूज ऑन टेक टॉपिक्स, मतलब ये मेरे को ट्यूटोरियल बता रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया अपने आईए के अंदर इस चीज़ का। अगला क्या है, ऑर्गेनाइज करो आप उसके फ्लो को और नेविगेशन को। यूज़ फ्लो एरोज, जो कि ये आती हैं, जैसे ये छोटी सी दिख रही होगी फ्लो एरो, आपको ये भी दिख रही होगी, ये फ्लो एरोज होती हैं, ठीक है। या फिर जैसे इधर से इधर जा रहा है, कनेक्टर हो गया हमारा, ये सब यूज़ करो ताकि आपको पता हो आप कौन से पेज जा सकते हो, कैसे नेविगेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इंश्योर द लेआउट अलाइंस विद द एक्सपेक्टेड यूज़र फ्लो। जो यूज़र का फ्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पेज पे जाएगा तो ये पेजेस पे जा सकता है, इस पेज पे तो ये पेजेस पे जा सकता है, वो जो भी है ना, एक्सपेक्ट करो, ट्राई करो कि आपके आईए में वैसा ही आप दिखाओ जो आप एक्सपेक्ट करो यूज़र जैसा चलाएगा आपकी ऐप को या वेबसाइट को, ठीक है। तो अगर यूज़र होम पेज पे जाता है तो एक कैटेगरी सिलेक्ट करी कि टेक्नोलॉजी पे जाता है, फिर एक और आर्टिकल पे खोल लिया उसने न्यूज़ जाके, तो एक्सपेक्ट करो कि यूज़र ऐसा फ्लो भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है, वो सब वर्किंग होना चाहिए और वो सब आपको प्रोवाइड करना चाहिए अपने आईए में, ताकि रफ आइडिया आपको पहले ही लग जाएगी मेरे को इनमें कनेक्शंस बनाने हैं एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि फाइनलाइज और शेयर। जब आपका सब हो गया है काम, आपने सब डिसाइड कर लिया है कैसे क्या फ्लो होगा आपका, तो फाइनलाइज कर लो उसको और अपने जो भी टीममेट्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। टेस्टिंग के लिए डाल दो, कमेंट्स ऐड करने दो लोगों को अपने मीरो बोर्ड पे, ताकि वो बता पाएँ हाँ लैकिंग है कुछ, यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं
ये है एक एग्जांपल बेसिकली आईए का, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का, कि होम पेज डाला आपने तो वहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप लेवल पेजेस हो गए। फिर आपके सब पेजेस हो गए, ठीक है। अब ये अलग अलग अपने कनेक्टर्स हैं, इनके एरोज़ हैं कि ये क्या, अगर हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, कैटलॉग पे जाएंगे तो ये ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट दिखा सकता है, या मे भी और भी ऑप्शंस दिखा सकता हो, फाइल कंप्लीट में और ऑप्शन दिखा सकता हो, प्रोडक्ट में और दिखा सकता हो। ये सारा आपका आईए में आता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो ये लास्ट टॉपिक है, सम मीरो टिप्स। मीरो को यूज़ करने के कुछ टिप्स हैं जो आप यूजली आप एज ए यूज़र अगर आप मीरो यूज़ कर रहे हो कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए, आपको पता होने चाहिए, आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। पहला है कि आउटलाइन फीचर। एक आउटलाइन टूल आता है, वो ना आपको हेल्प करता है टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड क्लिकेबल आउटलाइन फॉर नेविगेटिंग इन लार्ज बोर्ड्स। कि अगर बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट, बहुत सारे ईआर डायग्राम हैं, तो एक आउटलाइन टूल है, वो थोड़ा हेल्प करता है कि आपको पता हो कि अभी आप इस पार्ट ऑफ द बोर्ड पे काम कर रहे हो, अब आप इस पार्ट ऑफ द बोर्ड पे काम कर रहे हो, ताकि आप एक चीज़ पे ढंग से फोकस कर पाओ एक टाइम पे। तो इससे अटेंशन मैनेजमेंट में भी हेल्प होती है। और अटेंशन मैनेजमेंट में कैसे हेल्प होती है कि वो और सारे कोलैबोरेटर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो उस बोर्ड को, ठीक है, और उस बोर्ड की एक स्पेसिफिक एरिया को स्पेसिफिकली, ताकि सबको पता हो आप इधर काम कर रहे हो एंड यू वांट कि वो भी उधर ही फोकस करें, इधर ही आप अपना इनपुट दें, ठीक है। उसके बाद लॉकिंग एंड ग्रुपिंग प्रोजेक्ट्स, कि मान लो अब आप कोई इंटरफेस बना रहे हो, लाइक कोई भी छोटा इंटरफेस बना रहे हो अपने ऐप का, ठीक है। अब होता है ना बहुत बार कि कोई एलिमेंट के ऊपर कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई एलिमेंट के ऊपर कोई आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर शेप है, या उस उल्टा वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई आइकन डाल दिया उसके ऊपर अब आपने, तो आप चाहो तो आप एक पूरे आइटम, अगर ये कोई एलिमेंट है उसमें 2-3 एलिमेंट हैं ऐसे 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 ऐसे, अब इस पूरे को ना आप लॉक कर दो, ग्रुप करके लॉक कर दो, तो गलती से भी आप कुछ हिलाओगे ना तो वो एक्चुअल में हिलेगा ही नहीं, वो लॉक्ड है क्योंकि आपका एलिमेंट ही पूरा का पूरा, ठीक है। तो गलतियाँ होने से रुक जाती हैं। और फिर स्मार्ट ड्राइंग टूल भी है। स्मार्ट ड्राइंग टूल का बेसिक एग्जांपल ये है कि अगर मैं कोई सर्कल बनाना चाहती हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं शेप्स में जाके एक सर्कल ढूंढूँ, मैंने ऐसा लाउजी सा सर्कल बना दिया, तो स्मार्ट ड्राइंग टूल क्या करेगा ना, वो खुद ही ये सर्कल लाउजी सा जो है ना वो ठीक कर देगा उस सर्कल को एक बेटर विजुअली प्लीजिंग सर्कल में, ठीक है। फिर क्या है, कंटेंट लाइब्रेरी, कि पर्सनल एंड टीम लाइब्रेरीज दोनों बना सकते हो आप। जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है अपना आपका, ठीक है, अब आप उस पर काम कर रहे हो, अब आपके बहुत सारे लोगोस डिज़ाइन करोगे आप, बहुत सारे कलर थीम्स होंगे, फ़ॉन्ट साइजेस होंगे, फ़ॉन्ट का टाइप होगा, बहुत चीज़ें होंगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बार बार हर पेज पे शायद यूज़ करो, या बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स में सेम चीज़ यूज़ करो, तो वो ना आप कस्टम करके आप सेव कर सकते हो अपनी लाइब्रेरी में, अगर वो पर्सनल लाइब्रेरी है या टीम लाइब्रेरी है, दोनों में। ताकि अगर टीम लाइब्रेरी है तो सारे टीम के लोग उसे यूज़ कर पाएँ, पर्सनल है तो आप बार बार आपको वो पूरा लोगो या पूरा डिज़ाइन बनाना ना पड़े स्क्रैच से, बार बार आप वही यूज़ कर सकते हो अगर आप सेव कर लोगे तो। और इमोजी रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे। इमोजी रिएक्शन तो सबको पता है कि कोई फीडबैक या कमेंट भी डालना चाहे तो अगर उसको लिखने में नहीं मन कर रहा कि पूरा मैं लिखूं और उसे देखकर गुस्सा आ रहा है कि कितना गंदा डिज़ाइन है, तो बस वो इमोजी डाल देगा गुस्से वाला, ताकि दूसरे को समझ आ जाए कि ये ख़राब हो रखा है, इसको ठीक करना है, ठीक है। मीरोवर्स, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ऑलरेडी यूज़र्स हैं मीरो पे, वो अपना कोई भी टेम्पलेट अगर शेयर करना चाहें पूरे सबके सारे यूज़र्स के साथ तो वो कर सकते हैं, उधर उनका टेम्पलेट रेडली अवेलेबल है किसी के भी यूजेज के लिए, ठीक है। एंड जो लास्ट पॉइंट है अब मीरो टिप्स का, वो ये है कि कार्ड बेस्ड कैनवान व्यू आप देख सकते हो, आपको इसके टेम्पलेट्स रेडीली अवेलेबल मिलते हैं। एंड ऑल्सो इसके बारे में पहले भी बात किया था, कैनवान बोर्ड्स वही होते हैं जो आपको टास्क को, टीम के टास्क को ट्रैक करने में हेल्प करें, ठीक है, ढंग से विजुअलाइज करने में हेल्प करें। तो उसके लिए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप अपना बनाना चाहें तो वही बना सकते हैं, एंड दूसरे यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप शेयर करो एक्सेस सबके साथ तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मीरो का टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड हैप्पी लर्निंग।